Hello everyone and welcome to the second part of the close analysis in terms of SPOCA. फर्स्ट पार्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा और उसे समझ भी लिया होगा और ये सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. लेट्स स्टार्ट द जर्नी. तो हम क्लोज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ SPOCA के सेकंड पार्ट में आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में, और उसके बाद टेंस्ड क्लोजेस क्या होते हैं, टेंसलेस क्लोजेस क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं क्लोज पैटर्न्स को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इफ़ यू प्ले वेल यू विल गेट अ प्राइज. यहाँ आपको दो क्लोजेस दिखाई दे रहे हैं, यू विल गेट अ प्राइज और यहाँ पे है इफ़ यू प्ले वेल. तो ये जो क्लोज आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज, जिसको मैंने SCL यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज है और यहाँ पे यू विल गेट अ प्राइज जो है वो क्या है, वो मेन क्लोज है. अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो क्या डिपेंडेंट क्लोज होता है, और हम देखते हैं कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो जुड़े हुए होते हैं वो क्लोजेस. जैसे मैं कहूँ व्हेन है, वेयर है, इफ़ है, अनलेस है, अनटिल है, इनसे वो कनेक्टेड होते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं इफ़ यू प्ले वेल, ये इस पर डिपेंड है, इस मेन क्लोज पे डिपेंड है. तो अब जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, वैसे आप ये सबऑर्डिनेट क्लोजेस के बारे में ग्रामर पार्ट में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप पढ़ेंगे और सबऑर्डिनेट क्लोजेस, मेन क्लोजेस के बारे में भी पढ़ेंगे. एक बार हम ये जान लेते हैं कि ये यहाँ पे आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है. अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपका जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है वो किसी भी क्लोज के एलिमेंट के रूप में वर्क कर सकता है. जैसे मैं कहूँ सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, एडवर्बियल के रूप में, जो एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं उस तरीके से ये वर्क फंक्शन कर सकता है. जैसे हम देखते हैं इफ़ यू प्ले वेल यू विल गेट अ प्राइज. तो हम यहाँ देखते हैं यू विल गेट अ प्राइज व्हेन. तो ये इस मेन क्लोज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. यू विल गेट अ प्राइज व्हेन इफ़ यू प्ले वेल. और हमने बात की थी कि जब हम व्हेन, व्हाई, वेयर इनके हमें आंसर्स मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एडवर्बियल्स होते हैं. तो यहाँ पे ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो एडवर्बियल का फंक्शन यहाँ पे कर रहा है. तो कहने का मतलब हम बात अभी ये कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस जो है वो क्लोज एलिमेंट्स के रूप में भी वर्क कर सकते हैं. अब हम ये दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, और दूसरे सेंटेंस में लिखा है आई नो दैट ही इज बिजी. जो आपको रेड कलर में क्लोज दिखाई दे रहा है वो है आपका सबऑर्डिनेट क्लोज, और जो आई नो है वो क्या है, वो मेन क्लोज है. तो क्लोज के बारे में तो आप जानते हैं, उसकी अपनी एक सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं. जनरली अगर हम उसे समझें तो ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एंड यहाँ ये सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो ये दो क्लोजेज हैं जो कि दैट से यहाँ पे कनेक्टेड है. तो देखिए मैं अगर एक क्वेश्चन करता हूँ इस मेन क्लोज से कि आई नो व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर हमें दे रहा है दैट ही इज बिजी. और हमने बात की थी कि व्हाट, हुम, टू हुम, फॉर हुम, इनके जो आंसर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे ये जो क्लोज है वो एक ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है. तो यहाँ सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है. तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लोजेस किसी क्लोज एलिमेंट के रूप में फंक्शन कर सकते हैं. और दूसरी चीज क्या होती है, वो किसी भी मॉडिफायर के रूप में भी यूज हो सकते हैं. तो यहाँ आप देखो हमने लिखा है प्लेयर्स हु प्ले वेल आर गिवन प्राइजेस. तो यहाँ पे ये प्लेयर्स को, ये जो क्लोज है हु प्ले वेल, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ प्लेयर्स को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ इसके पोस्ट मॉडिफायर के रूप में यूज हमने इसे किया है. तो आप देखें ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हो जाता है और प्ले यहाँ वर्ब हो जाती है. तो ये अपने आप में एक क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो पोस्ट मॉडिफायर के रूप में यूज हो रहा है. तो मैं जो बात बताना चाहता हूँ आपको बहुत ही अच्छी बात है, और वो बात ये है कि कोई भी सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो या तो क्या होता है, वो किसी क्लोज के एलिमेंट के रूप में फंक्शन करता है, या फिर वो क्या हो सकता है, वो मॉडिफायर के रूप में भी फंक्शन कर सकता है. अब हम टेंस्ड और टेंसलेस क्लोजेस के बारे में कुछ जान लेते हैं. उससे पहले हम यहाँ कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, और यहाँ लिखा है रोहन इज सिंगिंग
आई एम गोइंग टू प्ले, आई सो अ बॉय प्लेइंग देयर। तो हमें पहले टेंस्ड और टेंसलेस जो वर्ब है उनके बारे में पता होना चाहिए, मीन्स फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है रोहन इज सिंगिंग, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वर्ब है वो क्या है, ये टेंस्ड वर्ब फ्रेज है। टेंस्ड वर्ब फ्रेज का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगी, ये शो करेगी टेंस को, वो प्रेजेंट को भी या फिर पास्ट को, ये टेंस को शो करेगी। जैसे रोहन इज सिंगिंग है तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ रोहन वो सिंगिंग, तो ये क्या शो कर दिया, इसने पास्ट टेंस को शो कर दिया। तो जो वर्ब फ्रेज प्रेजेंट या पास्ट को शो कर देता है इसका मतलब वो क्या है, टेंस्ड वर्ब है। और दूसरी बात जो है वो क्या है कि ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को भी शो करते हैं, मतलब कि यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब चेंज हो सकती है। मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट या मैं कहूँ कि नंबर के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, वो वर्ब चेंज हो सकती है। जैसे मैंने कहा रोहन इज सिंगिंग, तो अगर मैं यहाँ रोहन की जगह आई यूज कर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम सिंगिंग हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो वर्ब फ्रेज है आपका वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई भी वर्ब फ्रेज टेंस को शो करता है या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को शो करता है, इसका मतलब वो वर्ब कैसी है, वो टेंस्ड वर्ब होती है। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ दूसरे सेंटेंस में देखता हूँ आई एम गोइंग टू प्ले, अब आप आसानी से जान जाएंगे कि यहाँ पे जो एम गोइंग हमने लिखा है, ये जो वर्ब फ्रेज लिखा है वो क्या है, या मैं एम की बात कर लेता हूँ, ये क्या है, ये टेंस्ड वर्ब फ्रेज है। और टेंस्ड वर्ब फ्रेज कैसे है, क्योंकि क्या होगा कि ये यहाँ पे टेंस को शो करेगा, प्रेजेंट या पास्ट को शो कर सकता है, और यहाँ सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड भी क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आई एम गोइंग, तो इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ ही वॉज गोइंग, या मैं कह सकता हूँ कि दे वर गोइंग। तो क्या हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, या नंबर के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो रही है। इसका मतलब ये क्या है, टेंस्ड वर्ब है। लेकिन यहां पे जब मैं देखता हूं, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे बोलता हूं आई एम गोइंग टू प्ले, अगर मैं यहां चेंज कर देता हूं ही वॉज गोइंग टू प्ले, लेकिन टू प्ले में कोई भी फर्क जो है वो नहीं आया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। अगर मैं कहता हूं दे वर गोइंग टू प्ले, टू प्ले वैसा ही पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये इन्फिनिटिव है और ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इन्फिनिटिव जो होंगे वो क्या होंगे, वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आई सो अ बॉय प्लेइंग देयर, तो इस वर्ब को मैं चेंज कर सकता हूँ, ये टेंस्ड वर्ब है। आई हैव सीन कह सकता हूँ, आई सो कह दिया, आई सी कह सकता हूँ, तो आई हैव सीन अ बॉय प्लेइंग देयर। लेकिन इस प्लेइंग में क्या हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो ये जो प्लेइंग, ये जो आप इस वर्ब की बात कर रहे हो, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है, या इसे हम क्या कह देते हैं, टेंसलेस जो है वो कह देते हैं। तो अब आपको पता चलेगा कि टेंस्ड क्लोजेस कौन से हुए, जिसमें टेंस्ड वर्ब होगी। टेंस्ड क्लोजेस कौन से होंगे, जिसमें टेंस्ड वर्ब होगी। और टेंसलेस क्लोजेस कौन से होंगे, जिसमें टेंसलेस वर्ब्स हो, वर्ब फ्रेजेस होंगे। तो ये टेंसलेस वर्ब फ्रेजेस कौन से हुए, जैसे हम कह देते हैं ये इन्फिनिटिव हो सकता है, या फिर हमने ये देखा कि ये आईएनजी है, ये हो सकता है, या फिर क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसको हम इस तरीके से VEN फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल को शो करता है। तो आपके पास तीन ऐसे टेंसलेस क्लोजेज होंगे, जिसमें एक ये है और एक आईएनजी है और एक पास्ट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये इन्फिनिटिव है। तो आपको बात समझ आ गई होगी कि आपसे अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टेंसलेस क्लोजेज में कैसे वर्ब फ्रेजेज होंगे, तो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये तीनों वर्ब फ्रेजेज कि यहाँ पे या तो इन्फिनिटिव होगा, या फिर आईएनजी फॉर्म होगी, या फिर क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी EN फॉर्म आपको दिखाई यहाँ दे रही है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि यहाँ लिखा है रोहन इज सिंगिंग और रोहन इज अ सिंगर। एक बहुत ही अच्छी बात हम अब जानने वाले हैं इसमें, रोहन इज सिंगिंग यहाँ पे लिखा है, तो ये आपको पता है कि ये कैसी वर्ब फ्रेज है।
आपको पता है ये टेंस्ड वर्ब फ्रेज है और आप इसे टेंस्ड वर्ब कह सकते हैं, टेंस्ड वर्ब फ्रेज कह सकते हैं। तो ये रोहन इज सिंगिंग, क्योंकि मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, रोहन वो सिंगिंग भी हो सकता है, रोहन हैज संग भी हो सकता है, कुछ भी हम इसको चेंज जो है वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये टेंस्ड वर्ब है, रोहन इज सिंगिंग। और आपको ये भी पता है कि ये वर्ब जो है वो क्या है, ऑक्सिलरी है, और ये क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। और ये जो ऑक्सिलरी आपको दिखाई दे रही है, जो पहली ऑक्सिलरी होती है वो हमेशा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ये बात आप समझ लें कि ऑपरेटर क्यों कहते हैं, ऑपरेटर क्या होता है, ये हो सकता है आपको पता ही ना हो। ऑपरेटर तो वो होता है जो क्या करता है, अगर हम किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम चेंज कर दें नेगेटिव में, तो वो ऑपरेटर ही रोल जो है वो प्ले करता है। अगर मैं इंट्रोगेटिव में चेंज करता हूं तो भी वो ऑपरेटर ही क्या करता है, उसका जो चेंज करने में रोल प्ले करता है वो ऑपरेटर करता है। मतलब फर्स्ट ऑक्सिलरी जो है वो ऑपरेटर वर्ब होती है। जैसे मैं यहाँ कहूँ रोहन इज सिंगिंग, तो अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो किससे बनेगा, इससे ही बनेगा, रोहन इज नॉट सिंगिंग, रोहन इज नॉट सिंगिंग। या मुझे इसे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, यहां पे इज को मैं बाहर लेके आऊंगा और लिखूंगा इज रोहन सिंगिंग। तो कौन रोल प्ले कर रहा है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में, इसका रोल प्ले कर रहा है आपकी फर्स्ट ऑक्सिलरी, मतलब कि ऑपरेटर। तो इसका मतलब जो मैं बात बताने जा रहा हूं कि टेंस्ड वर्ब जो है वो ऑपरेटर हो सकती है। टेंस्ड वर्ब कौन हो सकती है, ऑपरेटर हो सकती है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हम दूसरा यहां सेंटेंस देखते हैं और ये लिखा है रोहन इज अ सिंगर। तो यहां पे क्या ये ऑक्सिलरी है, अगर ऑक्सिलरी होती तो इसके साथ एक और मेन वर्ब होती, वो तो है नहीं। इसका मतलब ये खुद ही यहां पे क्या है, मेन वर्ब है, रोहन इज अ सिंगर। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, रोहन इज नॉट अ सिंगर। अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाऊंगा, इज रोहन अ सिंगर। तो ये आपको पता है कि ये भी क्या है, टेंस्ड वर्ब है। जैसे रोहन वॉज अ सिंगर भी कह सकता हूं मैं, ठीक है, रोहन वॉज अ सिंगर भी कह सकता हूं। इसका मतलब ये क्या है, टेंस्ड वर्ब है, इसमें ये टेंस को शो करती है या फिर ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड को भी शो करती है। लेकिन है क्या ये यहाँ पे, ये है यहाँ पे मेन वर्ब। और ये मेन वर्ब, इसका मतलब टेंस्ड वर्ब जो है वो क्या हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए कि आपकी टेंस्ड वर्ब कौन कौन हो सकते हैं। टेंस्ड वर्ब आपका ऑपरेटर भी हो सकता है, और दूसरी बात टेंस्ड वर्ब कौन हो सकती है, मेन वर्ब भी टेंस्ड वर्ब हो सकती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेंस्ड वर्ब आइदर द ऑपरेटर और द मेन वर्ब। यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये टेंस्ड वर्ब है, यहाँ पे ये ऑपरेटर है, ये टेंस्ड वर्ब है। ऑपरेटर कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। ऑपरेटर यहाँ पे ये आपको पता है कि फर्स्ट ऑक्सिलरी है, यही क्या है यहाँ पे ऑपरेटर है, और ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और ये भी टेंस्ड वर्ब हो सकती है, और ये ऑपरेटर या जो आपके फर्स्ट ऑक्सिलरी है ये भी टेंस्ड वर्ब हो सकती है। आपको ये बात तो समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ टेंस्ड क्लोजेस और टेंसलेस क्लोजेस किस तरीके से बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। यहां पे लिखा है इट वुड बी बेस्ट इफ यू टोल्ड हिम, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। देखिए इफ यू टोल्ड हिम, मैंने यहाँ रेड कलर में जो क्लोजेस लिखे हैं ना वो समझ जाइए वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोजेस हैं। आपकी एक क्लास ग्रामर की होगी, उसमें ये सब चीज़ें आप बहुत आसानी से और भी डिटेल में जो है वो समझ जाएंगे। तो ये देखिए इफ़ यू टोल्ड हिम लिखा है यहाँ पे, तो ये आप देखो ये एक मेन वर्ब है। तो ये जो मेन वर्ब है आप देख रहे हैं ये टेंस्ड वर्ब है। ये टेंस्ड वर्ब है, मतलब क्या हुआ इसका कि ये टेंस को शो कर सकती है। अगर मैं कहूं इफ यू टेल हिम, तो देखिए प्रेजेंट में हो गया, इफ यू टोल्ड हिम क्या हो गया, पास्ट में हो गया। तो यहां कहीं भी मुझे टेंस को चेंज करने में दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब मैं इस वर्ब से टेंसेस को शो कर सकता हूं, प्रेजेंट को या पास्ट को शो कर सकता हूं। इसलिए यहां पे जो है ये टेंस्ड वर्ब है, और क्योंकि इस क्लोज में ये टेंस्ड वर्ब है इसका मतलब ये क्या हुआ, ये यहां टेंस्ड क्लोज हुआ। अगर मैं यहां देख लेता हूं द बेस्ट थिंग वुड बी फॉर यू टू टेल हिम, तो ये टू टेल तो हमने बात की थी कि ये इन्फिनेटिव है, और आपने ये बात भी जान ली थी कि इन्फिनेटिव तो क्या होगी, इन्फिनेटिव तो हमेशा
टेंसलेस वर्ब होगी, और ये टेंसलेस वर्ब है यहाँ पे, इसलिए क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे ये टेंसलेस क्लोज हुआ। ये बहुत ही आसान बात है अगर आप इसे समझ लेते हैं। और 3 टेंसलेस वर्ब फ्रेजेस आपको पता ही है, 3 टेंसलेस वर्ब्स आपको पता ही है, वो इन्फिनेटिव है, वो आईएनजी फॉर्म है, और वो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो हमने यहां देखा ये इन्फिनेटिव है यहाँ, तो ये इन्फिनेटिव है तो ये क्लोज कैसा होगा, ये क्लोज टेंसलेस क्लोज हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर ये टेंसलेस क्लोज है तो हम इसे टेंसलेस क्लोज क्यों कह देते हैं। देखिए, क्लोज हम इसे इसलिए कहते हैं कि बाकी टेंस्ड क्लोज की तरह जैसे हम इसे SPOCA में एनालाइज करते हैं, उसी तरीके से इस टेंसलेस क्लोज को भी उसी फॉर्म में एनालाइज किया जाता है, इसलिए इसे हम क्लोज की कैटेगरी में ही रखते हैं। अब हम दूसरा यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं, और ये लिखा है एज द जॉब वॉज डन वी वेंट होम अर्ली। देखिए, बहुत ही आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है, एज द जॉब वॉज डन वी वेंट होम अर्ली। तो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो आप देखें यहाँ पे ये टेंस्ड वर्ब आपको दिखाई दे रही है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं एज द जॉब इज डन, एज द जॉब हैज बीन डन। तो क्या हो रहा है, ये टेंस को शो कर रही है, इसका मतलब ये टेंस्ड वर्ब है यहाँ पे, इसलिए ये क्या हुआ, टेंस्ड क्लोज हो गया। अब यहाँ देखिए द जॉब डन, कोई भी यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब या कुछ दिखाई नहीं दे रही है, हमने इसे पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया एज द जॉब डन। तो यहाँ पे हमने इसको इस VN फॉर्म में चेंज कर दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, ये तो टेंसलेस होता है, तो ये क्लोज भी क्या हो जाएगा, ये टेंसलेस क्लोज हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और इसके बाद हम ये देख लेते हैं दैट द बॉय कमिटेड द मिस्टेक इज हार्डली बिलीवेबल। दैट द बॉय कमिटेड, है ना, ये कमिटेड वर्ड जो लिखा है ये क्या है, ये टेंस्ड वर्ब है यहाँ पे। मैं इसे भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कैसे, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ। दैट द बॉय हैज़ कमिटेड कह सकता हूँ, दैट द बॉय कमिटेड तो लिखा ही हुआ है, तो मैं कभी प्रेजेंट कभी पास्ट में इसे कह सकता हूँ। दैट द बॉय कमिट्स द मिस्टेक भी कह सकता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे हम ये जो है वो टेंस्ड वर्ब है, और ये क्या हो रहा है, टेंस को शो करती है, इसलिए हम कह देंगे कि ये जो क्लोज है वो कैसा क्लोज होगा, ये क्लोज टेंस्ड क्लोज होगा। लेकिन मैं यहां जब देखता हूं द बॉय कमिटिंग द मिस्टेक इज हार्डली बिलीवेबल, सॉरी, तो यहां लिखा है द बॉय कमिटिंग द मिस्टेक, तो ये क्या हमने बना दिया, ये तो आईएनजी फॉर्म बना दी। और ये आईएनजी फॉर्म क्या है आपको पता है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो फॉर्म होगी, जो उसको हम क्या कह देते हैं, आईएनजी फॉर्म कह दिया। और ये आईएनजी फॉर्म तो क्या है, टेंसलेस वर्ब होती है, इसलिए क्लोज भी कैसा हो गया, ये क्लोज भी टेंसलेस क्लोज हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा शब्द बड़े हैं, क्लोज की बात कर रहे हैं, टेंसलेस क्लोज, टेंस्ड क्लोज, तो कोई बड़ी चीज नहीं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सबऑर्डिनेट क्लोज में या किसी भी क्लोज में अगर क्या है, अगर VI है मतलब इन्फिनेटिव है, या VING है मतलब पार्टिसिपल है, या फिर VEN है मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल है, तो वो जो क्लोज होगा वो क्या होगा, टेंसलेस होगा। बाकी सारे क्या होंगे, टेंस्ड क्लोजेस होंगे। अब ये इंपेरेटिव की बात कर लेते हैं। हमने यहां लिखा है बी क्वाइट एंड रन टू द शॉप, ये लिखा है बी क्वाइट एंड रन टू द शॉप। तो यहाँ पे ये जो आपको ये दिखाई दे रही है, बी वर्ड दिखाई दे रहा है, रन वर्ड दिखाई दे रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस जनरली हम क्या करते हैं, हम उसे फर्स्ट फॉर्म से जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ लिखा है रन लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जनरली इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, कमांड्स हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं या इंपेरेटिव क्लोजेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा टेंसलेस होते हैं। कैसे, देखो, अब मैं इसे यहाँ रन टू द शॉप को यहाँ रैन टू द शॉप नहीं कर सकता, जो कि क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी क्वाइट, बी तो आपको पता ही है, इज एम आर फॉर्म जो होती है, मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकता कि इज क्वाइट,
तो ये क्या है, इसका मतलब ये मैं चेंजेस इसमें नहीं कर सकता हूं। ये क्या है, टेंसलेस वर्ब्स हैं। इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी आपके टेंसलेस क्लोजेज या टेंसलेस सेंटेंसेस वो होते हैं। देखिए एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक तो होता है वी आई और एक होता है ये वी ओ लिखते हैं इसे, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो या सिंबल्स है सॉरी, जिसे हमने यूज़ किए हैं, जो बुक्स है वो यूज़ कर लेती है। इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब हमें बताना आना चाहिए कि यहाँ पे ये वी ओ है या वी आई है। जब मैं वी ओ की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ ये बेस फॉर्म की बात कर रहा हूँ या प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ ये क्या होती है, ये इन्फिनेटिव होती है। तो ये वी आई फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है जो कि चेंज नहीं होती है। इन्फिनेटिव जैसे टू प्लस इन्फिनेटिव अलग होता है और इन्फिनेटिव प्लेन अलग होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट या बेस फॉर्म जो है वो नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। ये हमें ध्यान रखना है अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इन्फिनेटिव फॉर्म क्या होती है, वो तो कभी चेंज नहीं होती। अगर प्रेजेंट फॉर्म है तो वो तो पास्ट में चेंज हो जाती है, रन है तो रैन हो जाता है उसका, लेकिन यहाँ पे तो मैं कर नहीं सकता इसे रैन, तो ये तो रन ही रखना है मुझे। तो ये क्या है, वी आई फॉर्म है। तो मेरा कहने का मतलब, आप बाकी बातें छोड़कर एक बात और जो मैंने बताई है वो समझ लीजिए कि इंपेरेटिव क्लोजेस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, टेंसलेस क्लोजेस होते हैं। हम आगे बढ़े, ये कुछ एक्टिव पैसिव क्लोजेस की बात करते हैं हम। यहाँ लिखा है शी हैज़ कुक्ड फूड। तो आपको अगर हम ये क्लोज एलिमेंट्स के रूप में इसे एनालाइज करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि शी सब्जेक्ट है, हैज़ कुक्ड यहाँ प्रेडिकेटर है और यहाँ फूड क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपका एस पी ओ पैटर्न, अगर मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करता हूँ तो जो कि हम पढ़ेंगे, एक्टिव पैसिव को भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आपको इतना अगर ध्यान है, फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय हर हम इसे लिखते हैं। तो इसका पैटर्न देखो अब क्या हो गया है, ये फूड तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, आपको पता ही है कि हमने इधर यहाँ सब्जेक्ट फूड को बनाया। हैज़ बीन कुक्ड आपका प्रेडिकेटर हो गया। बाय हर, ये देखो यहाँ प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है आपको और यहाँ पे हर दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्या हो गया, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया एक तरीके से। और प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका फंक्शन करता है, जो आपने अगर पढ़ा हो एमएचएम में, अगर वो वीडियो आपने देख ली है अच्छे से तो आपको पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है वो फंक्शन करता है एडवर्बियल का। तो एस पी ओ पैटर्न जो है आपका वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, वो एस पी ए में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस का एस पी ओ पैटर्न जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस पी ए में हो जाता है। चलो एक और बात करते हैं कि अगर मैं एस पी ओ पैटर्न को सिर्फ यहां तक लिख देता हूं, फूड हैज बिन कुक्ड एस पी पैटर्न तक, तो भी सही होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमने बात तो की थी, क्या बात की थी कि एडवर्बियल है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल होता है। इसका मतलब मैं इसे यहाँ से हटा भी दूं तो मेरे सेंटेंस पे कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो एस पी ओ जो पैटर्न एस पी में भी कन्वर्ट हो सकता है, या मैं कहूँ एस पी ओ पैटर्न एस पी ए में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आसानी से आ गया होगा। ए का मतलब आप यहाँ समझ जाइए, ये जो भी हम बाय जो हम यूज़ कर रहे हैं, बाय हिम, बाय हर, बाय जो भी यूज़ कर रहे हैं, बाय राम, बाय सीता, ये सब क्या है, ये एडवर्बियल्स हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। ये जो हम इसे कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज होता है, वो क्या है, वो एडवर्बियल का फंक्शन यहाँ पे करता है। अब ये देख लेते हैं, शी टोल्ड देम द होल स्टोरी। ये एस पी ओ ओ पैटर्न है, एस पी ओ ओ पैटर्न है। तो हम देखें, अगर मैं यहां से ये ऑब्जेक्ट को यूज करता हूं, मैंने क्या बनाया, दे वर टोल्ड द होल स्टोरी। तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये वर टोल्ड प्रेडिकेटर, द होल स्टोरी भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है दे वर टोल्ड व्हाट, द होल स्टोरी। तो ये व्हाट का आंसर तो ऑब्जेक्ट ही होगा।
ये भी ऑब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेटर है, ये क्या है यहाँ सब्जेक्ट है। तो SPOO पैटर्न को मैंने यहाँ चेंज कर दिया है SPO पैटर्न में। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे शी टोल्ड देम द होल स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, द होल स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम, तो भी क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेटर और ये क्या है ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे टू को जो है वो क्या लिखा है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है, मतलब कि ये लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता। तो ये हो सकता है कि हम जनरली लिख देते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे और डीप में पढ़ेंगे, मॉडर्न इंग्लिश में जाएंगे, तो वहाँ जो जॉफ्री लीच है और ऐसे राइटर्स हैं जो कि क्या है यहाँ इसे क्या बताते हैं, वो इसे ऑप्शनल बताते हैं, तो हो सकता है हम इसे हटा दें। तो द होल स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम, तो ये भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने इसे मानना है। तो आप सोच रहे होंगे टू तो यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये एडवर्बियल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक बात हम देख लेते हैं कि इसे मैंने एडवर्बियल क्यों नहीं माना। ये दो कारण यहाँ पे आपको स्पष्ट बताता हूँ। पहला तो ये कि जब मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब ये टू जो है वो क्या है, वो ऑप्शनल है, पहली बात। दूसरी बात कि एडवर्बियल क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं, एडवर्बियल्स ऑप्शनल होते हैं। तो मैं इसे तो हटा ही नहीं सकता अपने यहाँ स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसे तो मुझे रखना ही पड़ेगा, ये इंटीग्रल है इसके पूरे सेंटेंस के, मैं इसे हटा नहीं सकता हूँ। तो ये एडवर्बियल का फंक्शन तो नहीं करेगा, एडवर्बियल तो ऑप्शनल है, तो इसे मुझे रखना ही पड़ेगा। और ये यहाँ पे क्या है, एक प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे इसे यहाँ पे इस दो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आपका SPOO जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है जहाँ दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो मुझे उसे इस फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, SPO पैसिव वॉइस उसका बनता है। अब हम क्लोज पैटर्न के बारे में कुछ जान लेते हैं, और क्लोज पैटर्न क्या है वो आपको बता दूं कि आपको पता है कि क्लोज के कुछ एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल, इनका किस तरीके से प्लेसमेंट है वो हम करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है शी वॉक्स और दूसरा है ही स्लीप्स। आपको ये बात पता चल रही है, या शी इज रनिंग, ये थर्ड यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। शी यहाँ पे आपको पता है सब्जेक्ट है, और वॉक्स क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, और वर्ब फ्रेज क्या होता है आपको पता है, प्रेडिकेटर होता है। यहाँ ही देखे, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रेडिकेटर है। अगर मैं शी की बात करता हूँ, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेटर है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, पैटर्न हो गया। तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो ये सेंटेंसेस लिखे हैं, इन सेंटेंसेस का पैटर्न जो है वो क्या है, SP पैटर्न है, मतलब सब्जेक्ट और फिर क्या है, प्रेडिकेटर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। हम कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी कुक्स फूड, शी कॉट इट एंड ही प्लेज क्रिकेट। तो ये तीन सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस के थ्रू हम लोग क्या है, पैटर्न को समझते हैं। यहाँ आपको पता है शी क्या है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। कुक्स क्या है, आपको पता है कि यहाँ वर्ब फ्रेज है, और इसे हम क्या कह देते हैं, प्रेडिकेटर हमने कह दिया। और इसी तरीके से शी कुक्स व्हाट, और वोट का आंसर तो आपको पता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाकी आप ये इसे करके देखें, ही कॉट इट, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, कॉट क्या है, प्रेडिकेटर है, इट क्या है, ही कॉट व्हाट, इट, तो इट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से ही प्लेज क्रिकेट में क्या हुआ, ही सब्जेक्ट है, प्लेज क्या है, प्रेडिकेटर है, ही प्लेज व्हाट, प्लेज क्रिकेट, तो ये क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका, ये पैटर्न जो है वो क्या हो गया, ये SPO पैटर्न हो गया। आप यहाँ पे मैच कर लें, ये SPO पैटर्न है, शी कुक्स, ही कॉट इट, शी कुक्स फूड, ही प्लेज क्रिकेट। और ये यहाँ पे हमने लिखा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आपको पता है जब हम व्हाट की बात करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपका पैटर्न हो गया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम देखें नेक्स्ट कुछ सेंटेंसेस। यहाँ लिखा है ही सर्व्ड द कस्टमर्स, ही टोल्ड हिम। ये थोड़ा पैटर्न जो होता है, ये जो इंग्लिश में ये पैटर्न जो आपको मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमन पैटर्न ये नहीं होता है। देखिए क्या है, यहाँ हम देखते हैं ये शी जो है वो सब्जेक्ट है, सर्व्ड आपको पता है कि वर्ब फ्रेज है, इसका मतलब प्रेडिकेटर है। ये द कस्टमर्स जो है, ये यहाँ पे
हम कह रहे हैं शी सर्व्ड, और टू हुम का हमारा सेंस है यहाँ पे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये सर्व वर्ब आपको मिलती है, टेल वर्ब मिलती है, तो वो अपने बात जनरली क्या होता है कि जब जनरली हम कहते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये ऐसा अनकॉमन आपको कुछ चीज़ें मिलेगी इंग्लिश में जहाँ क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे ये सर्व वर्ब की हमने बात की है या टेल की हमने बात की है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ देखें इस तरीके से, शी सर्व द कस्टमर्स, ही टोल्ड मी, SPOI, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो एन अनकॉमन क्लोज पैटर्न इन इंग्लिश, ये कोई कॉमन पैटर्न नहीं होता, क्योंकि जनरली मैंने आपको बात बोली, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जनरली क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ वर्ब के अंदर ऐसा होता है, वर्ब के अंदर ही होता है, सर्व टू समवन का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो इसलिए हमें, आपको पता है कि टू हुम या फॉर हुम की हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें वो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे छिपा हुआ है, इसलिए क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम ये देखें, ये पैटर्न तो आपको आसानी से समझ आ गया होगा। देखिए आप, ही गेव मी अ बुक, ही आपको पता है, ये तो पता चलने लग गया, सब्जेक्ट है, गेव प्रेडिकेटर है, ही गेव व्हाट, ही गेव अ बुक, तो ये व्हाट का आंसर है, ऑब्जेक्ट है, और व्हाट का आंसर तो क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट होता है आपको पता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ टू हुम, टू मी, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखें, शी सेंट मी अ लेटर, शी सेंट व्हाट, अ लेटर, टू हुम, टू मी, तो ये व्हाट का आंसर है, ये टू हुम का आंसर है, दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। व्हाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, टू हुम का आंसर क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही बॉट हर अ कार, देखिए ही बॉट व्हाट, अ कार, फॉर हुम आ गया आप, तो फॉर हुम, फॉर हर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जो फॉर हुम है, जो आंसर हमें मिल रहा है हर, वो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जो व्हाट का आंसर हमें मिल रहा है वो क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये यहाँ पे देख लेते हैं कि सब्जेक्ट, देन प्रेडिकेटर, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देन आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान सी बात है, आपको आसानी से समझ आ गई होगी। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे इस पैटर्न से रिलेटेड, तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है। ये लिखा है, ही इज़ काइंड, शी इज़ अ नर्स, ही सीम्स हैप्पी, बहुत ही आसान है। आप देखो, यहाँ ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेटर है, तो क्या ये कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ। तो कंप्लीट कौन कर रहा है, काइंड कर रहा है, तो कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट तो होता है, वो क्या करता है, वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो अगर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है तो आपको पता है कैसा कॉम्प्लीमेंट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो दो चीजें हैं, एक तो ये देखो कि कंप्लीट कर रहा है, इसे ही इज इनकम्प्लीट है अपने आप में, ये कंप्लीट जो है वो काइंड वर्ड इसे कंप्लीट कर रहा है, इसलिए यहाँ काइंड क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और दूसरी बात क्या है कि ये इसे ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसे करेक्टराइज कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट हुआ। और यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो गया, SPC, शी यहाँ सब्जेक्ट है, इज आपको पता है, इज क्या है, प्रेडिकेटर है, और अ नर्स यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ये भी पूरा नहीं होता है, शी इज, पूरा कौन कर रहा है, कंप्लीट कौन कर रहा है, अ नर्स, नाउन फ्रेज जो है वो इसे पूरा कर रहा है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। और कैसा कॉम्प्लीमेंट है आपको पता है, सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही सीम्स हैप्पी, तो ही सीम्स में पूरा नहीं होता है सेंटेंस, ये बिल्कुल, ये लिंकिंग वर्ब्स है। अगर मैं इसकी जगह इज यहाँ यूज करता हूं तो ये फिट होगा। देखो, ही सीम्स हैप्पी, ही इज हैप्पी, तो इसका मतलब ये जो है, ये क्या है, ये लिंकिंग वर्ब्स है। ये इज लिंकिंग वर्ब है, इज लिंकिंग वर्ब है, सीम्स भी क्या है, लिंकिंग वर्ब है यहाँ पे। और ये देखिए, ही सीम्स हैप्पी मीन्स ही इज
हैप्पी हो गया यहाँ पे, और हैप्पी भी यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका ये स्ट्रक्चर भी SPC हो गया। और कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हम ये देख लेते हैं। ही इज़ काइंड, शी इज़ अ नर्स, ही सीम्स हैप्पी, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। और आगे भी पूछ ले तो कॉम्प्लीमेंट कैसा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कुछ और सेंटेंसेस हम यहाँ देख लेते हैं। ही प्रूव्ड हर रॉन्ग, शी कॉल्ड मी अ लायर, ये आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे ये ही सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेटर है, और ये आपको पता है शी प्रूव्ड हर, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और ये रॉन्ग जो है, देखिए शी प्रूव्ड हर में यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है सेंटेंस, शी प्रूव्ड हर, शी प्रूव्ड हर रॉन्ग, ये रॉन्ग जो है वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो इसे कंप्लीट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और ये क्या कर रहा है, ये रॉन्ग इस हर को डिस्क्राइब कर रहा है। ही प्रूव्ड हर रॉन्ग, ही प्रूव्ड हर रॉन्ग मीन्स ही इज सॉरी, शी इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग। तो यहाँ पे ये इसे ही डिस्क्राइब किया गया है, इस हर को ही। तो ये क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर, ऑब्जेक्ट एंड देन कॉम्प्लीमेंट। यहाँ देखिए सब्जेक्ट, यहाँ प्रेडिकेटर, शी कॉल्ड मी अ लायर, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ अ लायर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। शी कॉल्ड मी, तो ये पूरा तो नहीं हुआ सेंटेंस, शी कॉल्ड मी, हाँ पूरा हो गया, लेकिन इसका तो मतलब ही चेंज हो गया। फिर जो हमने ये कहा है शी कॉल्ड मी अ लायर, तो ये तो मतलब ही चेंज हो जाएगा अगर मैं यहाँ तक पढ़ूंगा। तो क्या होगा, शी कॉल्ड मी अ लायर, इसे पूरा कर रहा है। और ये अ लायर क्या कह रहा है, इसे मी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। देखिए ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट से या फिर क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो डिस्क्राइब नहीं करता है कभी भी। अगर मैं यहाँ ये कहता हूँ कि ही प्लेज वेल, ही प्लेज वेल, यहाँ सॉरी ही प्लेज क्रिकेट कहता हूँ, आई एम सॉरी, ही प्लेज क्रिकेट यहाँ पे लिखता हूँ, ही प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, और ये आपको पता है कि ये यहाँ पे प्रेडिकेटर है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप देखिए क्रिकेट जो है वो क्या है, क्रिकेट सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग वर्ड है, वो कहीं भी ही को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ही अलग है, क्रिकेट एक अलग चीज है। तो यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों अलग है। लेकिन यहाँ जब हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा था शी इज काइंड, तो वो काइंड शी है और शी काइंड है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब जो है वो कर रहे होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में ये थोड़ा फर्क होता है। यहाँ भी देखें मी अ लायर, तो कहने का मतलब आई एम अ लायर, इस तरीके से कहा जा रहा है, तो यहाँ इसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो हम देखें क्या स्ट्रक्चर, क्या पैटर्न बना हमारा। ये देखिए, ये यहाँ सब्जेक्ट है, प्रेडिकेटर है, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये आपका एक पैटर्न हो गया जो कि बहुत ही आसानी से आपको समझ आ गया होगा। ये तो बहुत ही आसान है, आपने इसे भी पढ़ रखा होगा। जैसे लिखा है ही इज देयर, आई एम हियर, शी थिंक्स अबाउट इट। तो ये क्या है, ही आपको पता है सब्जेक्ट है, और ये प्रेडिकेटर है, और ये यहाँ पे क्या है, एडवर्बियल है, जो हमने बात की थी कि व्हेन, वेयर, इसका जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है, एडवर्बियल होता है। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब आंसर्स जो मिलते हैं वो क्या है, एडवर्बियल्स होते हैं। तो ये देखो ही इज देयर, ये एडवर्बियल है। आई एम हियर, आई एम वेयर, आई एम हियर, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्बियल होगा। शी सब्जेक्ट है, थिंग्स आपका प्रेडिकेटर है, अबाउट इट आपको पता है, अबाउट इट, अबाउट क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या यूज़ कर लिया है, इट यूज़ कर लिया, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और ये किसका वर्क करता है, ये एडवर्बियल का वर्क करता है, एडवर्बियल का फंक्शन करता है। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया SPA। इसी तरीके से ये देख सकते हैं आप कि ही इज देयर, आई एम हियर, शी थिंक्स अबाउट इट, ये क्या है, SPA है। इसी तरीके से हम अगला ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ही पुट्स इट देयर। हमने एक और जो है यहाँ एलिमेंट ऐड कर दिया है, ये देखिए, ही पुट्स इट देयर। तो ये ही सब्जेक्ट है, ये यहाँ प्रेडिकेटर है, इट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ही पुट्स व्हाट, ही पुट्स इट। यहाँ पे है शी टेल्स हुम, तो ये क्या है, हिम। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, सब्जेक्ट,
प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट्स, और देयर आपको पता है एडवर्बियल है, अबाउट इट भी आप पढ़ चुके हैं, ये एडवर्बियल है। तो अब स्ट्रक्चर एस पी ए की बजाय क्या हो गया है, एस पी ओ ए आपका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एस पी ओ ए, और ए ओ भी कैसे हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे है। अब हम कुछ फनी क्लोज पैटर्न्स कर लेते हैं, अगर आप इसे थोड़ा सा बारीकी से नहीं समझे तो गलती कर सकते हैं। देखते हैं हम सबसे पहला स्ट्रक्चर, और यहाँ पे एक सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, द बॉय कॉल्ड मी अ कार, और ये है द बॉय कॉल्ड मी अ फूल। ये समझने वाले सेंटेंसेस है, द बॉय कॉल्ड मी अ कार। अगर मैं इसकी बात करता द बॉय कॉल्ड मी अ फूल, तो मतलब कि उस लड़के ने मुझे मूर्ख कहा, उस लड़के ने मुझे मूर्ख कहा। तो मैं यहाँ ये तो नहीं कह सकता द बॉय कॉल्ड मी अ कार कि उस लड़के ने मुझे कार कहा, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, द बॉय कॉल्ड मी अ कार, मतलब द बॉय कॉल्ड अ कार फॉर मी। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ द बॉय कॉल्ड व्हाट, द बॉय कॉल्ड व्हाट, द बॉय कॉल्ड अ कार। तो ये व्हाट का आंसर तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, द बॉय कॉल्ड व्हाट अ कार, फॉर हुम, फॉर मी। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, और ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेटर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ ये देख लेते हैं, द बॉय कॉल्ड मी अ फूल, तो यहाँ पे आपको ये तो पता है सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेटर है, द बॉय कॉल्ड मी अ फूल। तो ये अ फूल वर्ड जो है वो मी के लिए ही तो यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए ही तो यूज हुआ है, इसी को तो डिस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब ये तो कॉम्प्लीमेंट है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जनरली मैंने बात की थी एक ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप देखिए दोनों स्ट्रक्चर्स, तो कुछ आपके पैटर्न्स जो है वो इस तरीके से हो गए कि द बॉय कॉल्ड मी अ कार, तो ये पैटर्न हो गया एस पी ओ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और द बॉय कॉल्ड मी अ फूल जो है पैटर्न हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा अच्छे से इसे समझ लीजिए, धीरे धीरे देखते देखते समझ लीजिए, रोक के समझ लीजिए स्क्रीन को कि ये कैसे हुआ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और हम अब दूसरा स्ट्रक्चर पैटर्न यहाँ देख लेते हैं, आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर। इस बात को मैं दो तरीके से समझ सकता हूँ, आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर। जैसे मान लीजिए कि आपकी और मेरी फ्रेंडशिप है, तो मैं क्या कहूँगा कि आई फाउंड यू अ गुड फ्रेंड। आई फाउंड यू अ गुड फ्रेंड मतलब मैंने आपको एक अच्छे फ्रेंड के रूप में पाया, मतलब कि आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो, कहने का मतलब ये है कि आप मेरे अच्छे फ्रेंड हो। अगर मैं यहाँ ये बात कर रहा हूँ, देखिए आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर, तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूँ कि शी इज़ अ गुड पार्टनर, शी इज़ अ गुड पार्टनर। और अगर मैं कहता हूँ आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर, दूसरे सेंस में मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने उसके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढा, आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर। तो दो सेंस आ रहे हैं, आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर मतलब शी इज अ गुड पार्टनर, और दूसरा मतलब क्या हो सकता है, आई फाउंड अ गुड पार्टनर फॉर हर, आई फाउंड अ गुड पार्टनर फॉर हर। देखो दोनों के सेंसेस में क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग सेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, फाउंड आपको पता है क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेटर है, और हर और अ गुड पार्टनर की अगर मैं बात करता हूँ कि शी इज अ गुड पार्टनर, तो मैं इसे कॉम्प्लीमेंट कहूँगा, क्योंकि ये क्या कर रही है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब कर रहा है, आई फाउंड दैट शी इज अ गुड पार्टनर, इस हर को ही गुड पार्टनर कहा है। तो पहली बात तो ये हो गई। अगर मैं ये कहूं कि मैंने उसके लिए एक पार्टनर ढूंढा, तब क्या हो जाएगा, आई फाउंड हर अ गुड पार्टनर, आई फाउंड व्हाट, अ गुड पार्टनर, आई फाउंड व्हाट, अ गुड पार्टनर फॉर हुम, फॉर हर। तो ये पैटर्न भी हो जाएगा। देखिए ये दोनों पैटर्न्स हो जाएंगे, तो दोनों पैटर्न्स ही क्या है, सही है, लेकिन सेंस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेटर, ये यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट मान लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस फिर प्रेडिकेटर एंड देन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, भाव जो है वो
चेंज हो जाते हैं। ये यहाँ पे हम एक लास्ट जो है वो स्ट्रक्चर वो पैटर्न कर लेते हैं। यहाँ लिखा है वी सर्व फूड। तो ये वी सर्व फूड क्या है? वी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेटर। वी सर्व व्हाट? वी सर्व फूड। तो यहाँ पे फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वी सर्व एवरीवन, ये हमने कर रखा है। वी सर्व टू एवरीवन का सेंस दे रहा है। तो ये सर्व का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सर्व के बारे में हमने बात की थी। तो यहाँ पे सर्व जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ सर्व के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी सर्व व्हाट? वी सर्व फूड। ये तो व्हाट का आंसर है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ ही गया। वी सर्व टू एवरीवन का सेंस है, यहाँ ये वर्ब ऐसी है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। SPOT और फिर SPOI, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और यहाँ क्या है? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने एंजॉय किया होगा इस क्लास को। बहुत ही आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, आप बड़े प्यार से इसे समझते रहें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इससे पहले हम MHM की बात कर चुके हैं, तो अगर वो 2 वीडियोस आपने नहीं देखी है, वो वीडियोस आप एक बार देख लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसी के थ्रू जो है वो क्लियर होने वाली है। और इससे पहले जो है वो SPOCA जो क्लोज एनालिसिस है इन टर्म्स ऑफ SPOCA, उसका फर्स्ट पार्ट भी हम लोग जो है वो अपलोड कर चुके हैं, उसे भी आप देख लीजिए। और सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ ज़्यादा आएगा अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देखा है। जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो सेकंड ग्रेड की इंग्लिश को अच्छे से और बहुत ही इजी वे से सीखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे।